औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कैटिनेशन? कैटिनेशन से क्या मुराद है? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड दैट डिस्प्लेस कैटिनेशन। कैटिनेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक, कार्बन एटम की ये खासियत कि वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक करके लॉन्ग चेन्स और लार्ज रिंग्स बनाता है, इस एबिलिटी को कहते हैं कैटिनेशन। अगर मैं कैटिनेशन की एग्जांपल की बात करूं तो कार्बन वो कंपाउंड है, कार्बन वो एलिमेंट है जो कैटिनेशन करता है और लंबी चेन्स और रिंग वाले स्ट्रक्चर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ कोल इज फॉर्म्ड, डिफाइन कार्बोनाइजेशन। कोल के बनने के प्रोसेस को ही कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कोल इज फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन, कोल बनता है जब डीकम्पोजिशन होती है डेड प्लांट्स की, बuried अंडर द अर्थ क्रस्ट, जो कि जमीन के नीचे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले दब चुके थे। वुड का कोल में कन्वर्ट होना, कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ये बड़ा ही स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है और तकरीबन 500 मिलियन साल में ये कंप्लीट होता है। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉलोड बाय टाइम एक बड़ा लंबा प्रोसेस चलता है जिसमें वुड कोल में कन्वर्ट हो जाती है और द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। हम बात करें अगर कार्बोनाइजेशन की तो लाखों साल पहले जो जंगलात ज़ेरे ज़मीन आ जाते हैं, ज़ेरे ज़मीन आने से ये कोल में कन्वर्ट होते हैं और कोल में ये 4 टाइप्स बनाते हैं, जिसमें पहली टाइप है पीट, सेकंड लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस। खैर अल्टीमेटली ये कोल में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में आप याद रखें कि नेचुरल गैस इज 85% मीथेन, नेचुरल गैस 85% मीथेन होती है, यानी 85% इट इज CH4। अब मैं अगर CH4 की बात करूं, मीथेन की बात करूं तो इसको घरों में एज अ नेचुरल गैस इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के तौर पर। इसको ऑटोमोबाइल्स में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG के तौर पर, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और नेचुरल गैस को कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरल गैस का सबसे बड़ा इस्तेमाल है एज अ फ्यूल, नेचुरल गैस को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन द यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और जस्टिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस की तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे बड़ा इस्तेमाल है, इनको फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मिल्क, एग, मीट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। इनमें 4 बड़े इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट मैक्रोमॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं, जैसा कि पहले नंबर पे है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स। ये तमाम तर ऑर्गेनिक स्टफ हमें फूड के तौर पर मिलता है, जिसको हम खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लोथिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जितने नेचुरल फाइबर हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, जैसा कि कॉटन, सिल्क और वूल। कॉटन को प्लांट से, सिल्क को इंसेक्ट से और वूल को हम लोग शीप्स और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा जितने आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, नायलॉन, डेक्रॉन और एक्रेलिक, ये तमाम तर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर हम बात करें अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन की तो अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन कैसे होती है? अल्काइल रेडिकल्स की फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो अल्काइल रेडिकल्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्काइल रेडिकल्स अल्केन के डेरिवेटिव हैं, यानी ये अल्केन से बनते हैं। जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है, तो अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। अल्काइल रेडिकल को R से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनका नाम लिखने के दौरान अल्केन के एन को YL से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखिएगा, YL से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1
और अल्काइल रेडिकल में हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक मीथेन का डेरिवेटिव है जिसको मिथाइल कहते हैं और एक इथेन का डेरिवेटिव है जिसको इथाइल कहते हैं। आप देख सकते हैं कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दें, अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर दें तो वो अल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। एन प्रोपाइल की फॉर्मेशन होती है जब टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है और आइसोप्रोपाइल की फॉर्मेशन होती है जब सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास कंपाउंड है CH3, CH2 और CH3। या तो टर्मिनल से हाइड्रोजन को निकाला जाता है या फिर सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन को निकाला जाता है। अगर मैं बात करूं टर्मिनल से हाइड्रोजन को रिमूव करने की, तो टर्मिनल से हाइड्रोजन को जब हम रिमूव करते हैं या तो ये टर्मिनल कार्बन से रिमूव करेंगे या इस टर्मिनल कार्बन से रिमूव करेंगे। हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी CH3, CH2 और CH2। और अगर हम बात करें सेंट्रल कार्बन से, तो सेंट्रल कार्बन से जब हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो इट विल बिकम CH3, CH3 लाइक दिस। वो कंपाउंड जिसमें टर्मिनल से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, जब हम टर्मिनल से रिमूव करते हैं तो एन प्रोपाइल की फॉर्मेशन होती है और जब सेंट्रल से रिमूव किया जाता है तो आइसोप्रोपाइल की फॉर्मेशन होती है। एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल की फॉर्मेशन होती है लाइक दिस। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस है एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल रेडिकल। बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के मुख्तलिफ रेडिकल्स के बारे में आपने बताना। ब्यूटेन के दो रेडिकल्स हैं। ब्यूटेन की अगर हम बात करें तो ब्यूटेन का पहला रेडिकल है एन ब्यूटाइल और ब्यूटेन का दूसरा रेडिकल है सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटेन के पहले रेडिकल में हम टर्मिनल से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और ब्यूटेन के दूसरे रेडिकल में हम लोग सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो याद रखें, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा ब्यूटेन के अल्काइल रेडिकल तो आपने ये लिखना होगा, बट अगर आइसोब्यूटेन के रेडिकल तो फिर आपने ये लिखना। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एग्जांपल। फंक्शनल ग्रुप, an atom or a group of atoms or the presence of double or triple bond which determines the chemical properties या characteristics properties of an organic compound is called functional group। फंक्शनल ग्रुप की हमारे पास बेशुमार एग्जांपल्स हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल वाले एग्जांपल को याद कर लें। अगर आप अल्कोहल वाली एग्जांपल याद कर लेते हैं तो ये आपके पास एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है OH। ठीक है, तो आप सिंपल लिखेंगे कि OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स। OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल्स का और ये अल्कोहल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। व्हाट इज एन एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप से क्या मुराद है? राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। एस्टर ग्रुप से मुराद है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें RCOR फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इस लिंकेज को एस्टर लिंकेज भी कहा जाता है और अगर हम एस्टर लिंकेज को एक्सप्लेन करें तो एस्टर लिंकेज में हमारे पास जिन एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है उनमें RCOR फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अब इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला हम लोगों ने ऐड करना। इथाइल एसीटेट की अगर मैं बात करूं तो आप देखें हमारे पास एसीटेट ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं, इस कंपाउंड में हमारे पास ये पूरा ग्रुप एसीटेट ग्रुप कहलाता है और ये पूरा ग्रुप इथाइल ग्रुप कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि अल्फाबेटिकली हम इथाइल को पहले लिखेंगे
और ये ग्रुप बन जाएगा इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट इज बेसिकली द एस्टर containing compound. Question number 10, write down the dot cross formula of propane and butane. याद रखें प्रोपेन में हमारे पास 3 कार्बन मौजूद होते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3। इसी तरह से ब्यूटेन में कार्बन 1, 2, 3 और 4 4 कार्बन मौजूद हैं। ब्यूटेन ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और प्रोप का मतलब है 3 कार्बन। जहां वर्ड एन आ जाता है इसका मतलब है तमाम बॉन्ड्स सिंगल हैं और तमाम वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से सैचुरेटेड। अब कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि कभी भी डॉट के सामने डॉट नहीं आना चाहिए और क्रॉस के सामने क्रॉस नहीं आना चाहिए। तो ये आपके पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है प्रोपेन का और ये आपके पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है ब्यूटेन। ठीक है, बात करते हैं डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो स्ट्रक्चरल फार्मूला, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन एंड आइसोपेंटेन। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें 2 चीज़ों के बारे में बताता है। पहले नंबर पे ये हमें बताता है किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद, किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट के बारे में, और इसके अलावा ये हमें बताता है नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो ड्रॉ करना है एन-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और आइसोपेंटेन। फॉर एग्जांपल एन-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और आइसोपेंटेन का मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फर्स्ट इज एन-ब्यूटेन। एन-ब्यूटेन का अगर मैं फार्मूला ड्रॉ करूँ तो वो मेरे पास आएगा सिंपली CH3 CH2 CH2 CH3। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन के लिए सबसे पहले नोमेनक्लेचर लिख लेते हैं। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन के लिए मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा CH3, इसी को हम लोग एक ब्रांच के साथ लिखेंगे CH3 CH3 एंड CH3। ठीक है, ये आ गया आपके पास एन-ब्यूटेन, ये आ गया आपके पास आइसोब्यूटेन। अब बात करते हैं पेंटेन के 3 रेडिकल्स की, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पे है एन-पेंटेन, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है आइसोपेंटेन और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं नियोपेंटेन। सबसे पहले जी एन-पेंटेन। एन-पेंटेन में CH3, आपने एक नॉर्मल पेंटेन बनानी है CH3 CH2 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 एंड CH3। सिमिलरली आइसोपेंटेन की अगर मैं बात करूं तो आइसोपेंटेन में 4 कार्बन की चेन के साथ आपने एक ब्रांच अटैच कर दी लाइक दिस। और अगर मैं बात करूं नियोपेंटेन की तो नियोपेंटेन में CH3 एक 3 कार्बन वाली चेन के साथ आपने 2 ब्रांचेस अटैच कर दी लाइक दिस CH3 CH3। आप देख सकते हैं इन सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10 और पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H12। तो आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे पास डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, और इधर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन फार्मूला बन जाता है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो
ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और जिन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जैसा आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम ना हो, यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, इन कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहा जाता है। ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं और इस फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो ये आपके सामने जो प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसमें कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम जबकि कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structural formula are said to be isomers। ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहा जाता है और इस फिनोमिनन को, इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की। राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। कोल की क्लासिफिकेशन लिखें, राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोल। तो कोल की क्लासिफिकेशन में हमारे पास 4 तरह का कोल मौजूद है, जिसमें पहली टाइप है पीट, दूसरी लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। पीट में 60% कार्बन, लिग्नाइट में 70%, 80 और 90% एंथ्रासाइट में मौजूद है। याद रखें, कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, कार्बन कंटेंट ज़्यादा होने से कार्बन की परसेंटेज कोयले में जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही कोयले की क्वालिटी बेहतर होती है। कोयले की क्वालिटी डिपेंड करती है उसमें मौजूद कार्बन। तो आप देख सकते हैं कि कोयले की क्वालिटी इंक्रीज कर रही है, यानी एंथ्रासाइट इज द सुपीरियर, इट इज द परफेक्ट क्वालिटी कोल। ये सुपीरियर और परफेक्ट क्वालिटी कोल। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसकी फॉर्मेशन। अगर देखें तो इसमें भी पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, सबसे ज़्यादा डेप्थ पे हमें एंथ्रासाइट। What are heterocyclic compounds? Give 2 examples. Heterocyclic compounds ऐसे compounds होते हैं जिनमें साइकिल ऑफ कार्बन के अंदर कार्बन के अलावा कोई कंपाउंड मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में इस टर्मिनल पे कार्बन, इस टर्मिनल पे, इस टर्मिनल पे और इधर कार्बन मौजूद है। कार्बन के अलावा यहाँ सल्फर मौजूद है। सिमिलरली यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन मौजूद हैं और कार्बन के अलावा नाइट्रोजन मौजूद है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। But why are benzene and other homologous compound of benzene are called aromatic compound? याद रखें, ये जो वर्ड एरोमेटिक है ये ड्राइव किया गया वर्ड एरोमा से, ठीक है। एरोमेटिक का वर्ड, एरोमेटिक वर्ड का मतलब है these compound contain aroma। इन कंपाउंड्स में एरोमा मौजूद है। एरोमा कहते हैं फ्रेग्रेंस। जिन कंपाउंड में बेंजीन रिंग मौजूद होती है मॉलिक्यूल में, उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। बेंजीन रिंग होने की वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं, यानी इन कंपाउंड्स में कोई ना कोई खुशबू, कोई ना कोई फ्रेग्रेंस मौजूद है और फ्रेग्रेंस मौजूद होने की वजह से इन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। इनकी एग्जांपल में हमारे पास बजाते खुद बेंजीन रिंग मौजूद है और नफ्थलीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 और नफ्थलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H8। आप देख सकते हैं ये सिंगल बेंजीन रिंग है और नफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं।